हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर का नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह सभी पब्लिक सर्विस एग्जाम को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अभी तो इंट्रोडक्शन है, इसका जो और भी जो डिटेल वर्क होगा वो कालक्रम में अपने आप स्वरूप में आ जाएगा। मैं आपको बतलाऊंगा भी, लेकिन आज जनरली हम केवल इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो क्लास है आगे वाले क्लास का रूपरेखा भी है, और जो इस बार बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी काम आ सकता है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह बहुत ही संक्रमण की स्थिति में है, वो विकास के क्रम में है। और जब आप आंसर तैयार करते हो तो कौन सा स्वरूप को आप ध्यान में रखते हो, उस हिसाब से आंसर लिखते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हमने टॉपिक का नाम दिया, लोक प्रशासन एक, रूप अनेक। बड़ा इम्पोर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो एक ही है, चाहे भारत चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, हर जगह लोक प्रशासन मिल जाएगा। लेकिन इसके रूप में क्या होता है, बहुत अंतर होता है। वो हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करना जा रहे हैं। जैसा कि हमने लोक प्रशासन को दो वर्गों में बांट दिया, विकसित देश और विकासशील देश। आज तो इन जनरल विश्व दो वर्ग में बटा हुआ है, विकसित और विकासशील। विकसित देश का नेतृत्व हमने अमेरिका को रखा, समझ रहे, क्योंकि लोक प्रशासन विषय का रूप में उद्विकास जो हुआ है अमेरिका में ही हुआ, इसलिए हमने अमेरिका और उसके बाद बाकी लोगों को रख दिया। इधर विकसित देश दिया, विकासशील देश दिया। अब विकासशील देश में चूंकि हम भारत से ताल्लुकात रखते हैं तो भारत को नंबर 1 रखकर सही मायने में विकासशील देश का नेतृत्व आज भारत सही मायने में करता है, और जितने बाकी देश सबको रखा। क्लियर है। तो जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका में लोक प्रशासन विषय के रूप में उद्विकसित हुआ, तो वही हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो उद्विकास का क्रम जो रहा है ना, कुछ इस प्रकार रहा है कि 1887 में आप देखते हो किसका उत्पत्ति हुआ, पारंपरिक लोक प्रशासन की उत्पत्ति हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं वुड्रो विल्सन के विचार में लोक प्रशासन। वुड्रो विल्सन जो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके व्यक्तिगत प्रयास के कारण ही लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उद्विकसित हुआ। तो जितने भी विचार हम लोग शुरू में पढ़ते हैं, जितने भी जानते हैं, सब वुड्रो विल्सन और उनके जो समकक्ष विचारक है उनके विचारों को ही शामिल करके पढ़ते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। उसको हम लोग पारंपरिक लोक प्रशासन के या फिर वुड्रो विल्सन के विचार में लोक प्रशासन भी कह सकते हैं। दूसरा जो लोक प्रशासन आया, इसको हम नव लोक प्रशासन कह सकते हैं, जो 1968 से आया। 1968 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 1968 में पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था, इसलिए प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही नव लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उद्विकसित हुआ है। तीसरा 1992 रखा। 1992 में नौ लोक प्रबंध आया, जो अमेरिका में टेड गेवलर और ऑसबॉर्न की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के प्रकाशन के साथ आया, समझ रहे। तो ये तीसरा प्रतिमान जो लोक प्रशासन का इम्पोर्टेंट हुआ। चौथा प्रतिमान जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, नौ लोक सेवा उपागम, ये 2004 के 2004-5 में आया। समझ रहे, रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट के मतलब संयोग से या प्रयास से आया। तो इस प्रकार आप देखते हो अमेरिका में लोक प्रशासन का 4 रूप। एक और भी है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, जो इन दोनों के बीच में, उसको हम यहाँ पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो भी अवधारणा के रूप में अभी उसको क्या बोलते हैं, न्यू पब्लिक गवर्नेंस। और एक और भी होता है, हम लोग उसका उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका कंसेप्ट के रूप में नहीं आया है। तो न्यू पब्लिक गवर्नेंस कहते हैं नौ लोक अभिशासन। क्लियर है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। इन 4 तो अभी जो आपके सिलेबस है, उस सिलेबस में यूपीएससी में वुड्रो विल्सन के विचार में लोक प्रशासन, 9 लोक प्रशासन और 9 लोक प्रबंध है। 9 लोक सेवा उपागम अभी सिलेबस में नहीं दिया गया, हालांकि यूपीएससी में 1-2 दफा क्वेश्चन 9 लोक सेवा उपागम तो जरूर पूछा गया है। और बिहार में तो देखा जाए पारंपरिक लोक प्रशासन है और 9 लोक प्रशासन है, यानी 9 लोक प्रबंध बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, समझ रहे। इसलिए 9 लोक प्रबंध और 9 लोक सेवा उपागम तो बिहार के
एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल अलग टाइप का हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं अपने आंसर को क्वालिटेटिव बनाने के लिए और एनरिच करने के लिए, अगर इन सब चीजों को समावेशित करते हैं तो अच्छे अंक आने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पॉइंट आउट किया, ठीक है। अब रही बात भारत विकासशील देश है। अब विकासशील देश में विकास प्रशासन के सर्वोपरि है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है विकास प्रशासन अपनाया। वैसे तो विकास प्रशासन का मान सकते हो कि 1950-60 के दशक में आ चुका था, समझ रहे हैं। 1950 मतलब 50 का दशक बोल सकते हो, समझ रहे, क्योंकि यूएल गोस्वामी का एक लेख आया था, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, समझ, तभी माना जाता है कि विकास प्रशासन का शुरुआत हुआ। और 1992 के बाद आज आप देख रहे हो सिलेबस जो बदला है, तो एक नया टॉपिक विकास गतिकी नाम दे दिया गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट डायनेमिक्स। तो आज भारत में विकास प्रशासन का नया नाम क्या हो गया, विकास गतिकी हो गया। तो आज इसी सब टॉपिक पर अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्लियर है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब है क्या और इन सब का क्या थ्रस्ट एरिया है, और आप अपने नॉलेज को कैसे या अपने आंसर को कैसे एनरिच कर सकते हैं। अगर बीपीएससी मेंस इस बार एग्जाम दे रहे हैं, समझ रहे, तो उसमें फायदा करेगा, समझ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वुडरो विल्सन के विचार में लोक प्रशासन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम लोग कह सकते हैं पारंपरिक लोक प्रशासन, समझ रहे। तो पारंपरिक लोक प्रशासन क्या हुआ, पारंपरिक लोक प्रशासन जो पुराना है, आरंभिक हुआ। क्लियर। तो यहाँ पर हम जब लोक प्रशासन की बात करते हैं तो कम से कम उसको दो अर्थ में ले सकते हैं, कम से कम। एक तो हुआ लोक प्रशासन व्यवहार के रूप में, और दूसरा हुआ लोक प्रशासन विषय के रूप में। रहा बात लोक प्रशासन व्यवहार के रूप में, तो आप समझ लो यह तो उतना पुराना है जितना पुराना राजनीतिक समाज अथवा राज्य व्यवस्था है। तो व्यवहार में तो आज से हजार वर्ष सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पहले भी देखा जा सकता है। लेकिन जो विषय के रूप में जो है वो 1887 में वुडरो विल्सन के विचारों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है, जब उनका लेख 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का लेख प्रकाशित हुआ था। जो लड़के यूपीएससी और खासतौर अगर बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वुडरो विल्सन का किताब में देखोगे प्रसाद में अलग से लेख आता है। अगर आप पढ़ लोगे तो फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा क्योंकि वुडरो विल्सन जो है वे आपके विषय के जनक है, और उनके बारे में जितनी जानकारी आप रखो उतना ही फायदामंद हो सकता है। क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वुडरो विल्सन के बारे में आप जान ले, अच्छा रहेगा। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैं आपको बतला दूं कि पारंपरिक लोक प्रशासन वर्चुअली दो थ्योरेटिकल आधार पर निर्मित हुआ है, दो सैद्धांतिक आधार पर निर्मित हुआ है। पहला कहते हैं राजनीति प्रशासन विभागीकरण, और दूसरा कहते हैं प्रशासन के सिद्धांत, अंग्रेजी में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो राजनीति प्रशासन विभागीकरण किसको कहते हैं, राजनीति प्रशासन विभागीकरण एक अवधारणा है जो 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा लाया गया। वुडरो विल्सन ने यह अवधारणा अमेरिका में प्रचलित एक रोग था, बीमारी था, विसंगति था, दोष था, जिसको नाम हम लूट प्रणाली, अंग्रेजी में स्पॉयल सिस्टम कहते थे, उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए लाया था। लूट प्रणाली को अंग्रेजी में स्पॉयल सिस्टम कहते हैं, जो 1825 में राष्ट्रपति जैक्सन के काल में आरंभ हुआ। स्पॉयल सिस्टम का मतलब था कि आफ्टर पॉलिटिकल चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गेट्स स्पॉइल्ड, समझ रहे, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रशासनिक प्रणाली जो विद्यमान है वह बेकार हो जाता है, और जो भी नए सरकार सत्ता में आती थी वह नए सिरे से प्रशासन का गठन करती थी। जैक्सन का कहना था कि सार्वजनिक पद का जो स्वरूप होता है बहुत ही समान होता है, और कोई भी औसत दर्जे का व्यक्ति इसे परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसे किसी सेवा के साथ बांधकर बंधक नहीं बनाया सकता, बल्कि इसे सार्वजनिक रूप से सबके लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। नतीजा क्या होता था, जब सरकारें बदलती थी
तो राष्ट्रपति के साथ साथ अधिकारी, कर्मचारी सब कोई बदल जाते थे और वे तब तक रहते थे जब तक वह राजनीतिक दल अस्तित्व में रहता था। वह राजनीतिक दल सत्ता से बाहर हुए, नई राजनीतिक दल आई तो फिर नए सिरे से गठन करती थी। उस दौरान जो नौकरियां थी वह पुरस्कार के रूप में दी जाती थी, समझ रहे, राजनीतिक पुरस्कार के रूप में। योग्यता का, अवसर की समानता का, लोकतंत्रीयता का अनदेखा होता था। क्लियर है। जो लोग सत्ता में या पद पर आते थे उनका मंशा रहता था कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा संसाधन और सत्ता का दोहन कर ले। उसके बाद और क्या दिक्कत होती थी, एक दिक्कत और भी होती थी कि वहां पर वर्चुअली जो था वो क्या था, नीति और प्रशासन में निरंतरता का भी अभाव था, व्यवसायिकता का भी अभाव था, समझ रहे। तो जब लोगों को नौकरी योग्यता के आधार पर नहीं मिलती थी, समझ रहे, अवसर का समानता नहीं था, तो एक बेरोजगार युवक जो जॉर्ज गट्यू नाम था उसका, वो इतना खुन्नस में आया, गुस्सा हो गया और अवसाद में आ गया कि तत्कालिक राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या कर डाली। 1881 में घटना घटी थी, उन्होंने तत्कालिक राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या कर दी। तब वहां पर सूद चेता और लोगों ने मतलब लोग इस विषय पर सजग हुए और 1883 में पेंडल्टन एक्ट के द्वारा योग्यता प्रणाली लागू कर दिए गए, यानी संरक्षण प्रणाली समाप्त हो गया, लूट प्रणाली समाप्त हो गया और 1883 में योग्यता प्रणाली लागू हो गया। इसी क्रम में उन्हें 1887 में वुडरो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने राजनीति प्रशासन विभागीकरण अवधारणा प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बतलाया राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। समझ रहे, राजनीति का काम क्या है, नीति निर्धारण करना है, और प्रशासन का काम क्या है, नीति का क्रियान्वयन करना है। क्लियर है, समझ रहे। उनका मानना था कि राजनीतिक प्रश्न जो होते हैं वह प्रशासनिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न अलग होते हैं, समझ रहे। राजनीतिक प्रश्न प्रशासनिक प्रश्न नहीं होते, समझ रहे। उनका मानना था कि प्रशासन जो होता है राजनीति के दायरे के बाहर स्थित होता है। क्लियर है। तो वुडरो विल्सन ने क्या कंसेप्ट लाया, राजनीति प्रशासन विभागीकरण। ये अवधारणा लोग प्रशासन को राजनीति से अलग करके एक पृथक विषय के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए 1887 माना जाता है कि वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के विषय का उद्विकास वर्ष हुआ और वुडरो विल्सन को डिवाइड वाल्डो ने लोक प्रशासन का जनक कहा। तो डिवाइड वाल्डो ने वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा और 1887 लोक प्रशासन के उद्विकास का वर्ष कहा। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं आपको बतलाया कि अमेरिकी विचारक निकोलस हेनरी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि 1900 से लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्विकास हुआ। समझ, जब गुडनो की पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आया। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ रहे हैं। इसलिए वो गुडनो को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा। वैसे लोक प्रशासन का जनक तो वुडरो विल्सन हो गया, जो उनका लेख जो 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ, जिसमें राजनीति प्रशासन विभागीकरण अवधारणा लाया गया और बतलाया गया कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। राजनीति का काम चुनाव लड़ना, सत्ता में आना, नीति का निर्धारण करना इत्यादि है, और प्रशासन का काम क्या हुआ, प्रशासन का काम हुआ निर्धारित नीति को लागू करना हुआ। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो प्रशासन का काम हुआ निर्धारित नीति को लागू करना, ठीक है। तो दिस इज द राजनीति और प्रशासन विभागीकरण में मेन वही। वुडरो विल्सन कहते हैं कि प्रशासन जो है वह पृथक व्यवसाय है, समझ रहे, राजनीति के उतार चढ़ाव के छल प्रपंच से अलग है। समझ, उन्होंने प्रशासन के क्षेत्र को व्यवसाय का क्षेत्र कहा है। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन को विज्ञान कहा है और कहा है कि यह उनके पीढ़ी का और उनके देश का और उनके पीढ़ी का उपज है। वे लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का नवीनतम प्रतिफल मानते हैं। क्लियर है। जिसका प्रयोजन क्या है, जिसका प्रयोजन सरकार के राज्य के निष्पादन को सहज और सुगम बनाना है, समझ रहे हैं। तो उन्होंने प्रशासन का विज्ञान या लोक प्रशासन का विज्ञान कहने के पीछे दर्शन यही है कि इसका प्रयोजन सरकार के कार्यों को
और सहज, सुगम और प्रभावी बनाना, बेहतर बनाना, व्यवसायिक बनाना। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग किया और प्रशासन को व्यवसाय कहा, प्रशासन को विज्ञान कहा। और फिर उन्होंने उनका एक नोट, बहुत स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, जो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि अगर लोक प्रशासन को आप पृथक विषय के रूप में या लोक प्रशासन को विषय के रूप में देखना चाहते, उसको राजनीति से पूरी तरह सील करना होगा, ऊपर से नीचे तक, तब ये एक पृथक विषय के रूप में क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है या पृथक विषय के रूप में समझा जा सकता है, जब ये पूरी तरह राजनीति से सील हो जाता हो। समझ रहे? इसके अलावा उन्होंने कहा संविधान बनाने से कहीं अधिक कठिन क्या है, संविधान को लागू करना है। तो ये संविधान बनाने का काम राजनीतिक व्यवस्था का है और संविधान को लागू करने का काम किसका है, प्रशासन का है। और प्रशासन में जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी जटिलताएं क्रियान्वयन के दौरान आती है जो निर्धारण के समय पता नहीं लगती है। तो इसलिए कि निर्धारण आसान है, क्रियान्वयन डिफिकल्ट है, और शायद क्रियान्वयन के स्तर पर ही सही जांच होता है कि वो कितना ठोस और कितना प्रभावी था। यही कारण था कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया, ताकि नीति के विफलता को रोका जा सके क्रियान्वयन स्तर पर। क्लियर? तो इन्होंने नीति के संविधान बनाने से अधिक कठिन क्या कहा, संविधान को लागू करना। उनका मानना था कि लोक प्रशासन जो है का अध्ययन पहले आरंभ होना चाहिए था, लेकिन लेट आरंभ हुआ विषय के रूप में, क्योंकि यह माना जाता था कि राजनीति का विषय है, राजनीति उसको मैनेज करेगी, लोक प्रशासन राजनीति के अंतर्गत ही काम करेगी। इसलिए लोग इसको विषय के रूप में विकसित होने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने लोक प्रशासन को विषय के संदर्भ में, व्यवसायिक बनाने के संदर्भ में, समझ रहे हैं, और दक्ष बनाने के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर भी बल दिया है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तुलनात्मक, उनका कहना है कि लोक प्रशासन को जो क्रियान्वयन के तौर तरीके, निष्पादन के तौर तरीके परहेज करने में दूसरे व्यवस्था का अध्ययन करने से परहेज नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्हें इस बात का जरूर अंदेशा था कि अगर आप दूसरे व्यवस्था से कुछ अपनाते हैं तो तकनीक के अलावे उसके विसंगतियां, उसके गलत तौर तरीके भी आपके शासन में, व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि ये आपको ठीक उसी प्रकार करना अपनाना है जिस प्रकार, मतलब जैसे कोई जैसे सपोज कीजिए कोई, मतलब कर सकते हो आप कि कोई जल्लाद हुआ, हत्यारा जो है चाकू पे धार चढ़ा रहा है, तो आपको धार के तेज करने का तकनीक सीखना है, ना कि धार तक चढ़ाने का क्या मंशा है वो समझना है। क्लियर है? ओडोविल्सन का विचार जो लोक प्रशासन के संदर्भ में रहा, राजनीति प्रशासन विधिवाहीकरण के संदर्भ में रहा, पृथक व्यवसाय के रूप में है, विज्ञान के रूप में है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में, तुलनात्मक लोक प्रशासन की आवश्यकता के रूप में, यही सब आधार प्रदान किया है पारंपरिक लोक प्रशासन की उत्पत्ति का, जो 1887 में आरंभ हुआ और 1968 तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहा, प्रभाव में रहा। क्लियर है? यद्यपि इस पर टीका टिप्पणी होना बहुत आरंभ पहले से शुरू हो गया था व्यवहारवादी विचारधारा के आगमन के साथ ही, लेकिन वे तब तक व्यवहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बना रहा। समझ रहे? जिसमें दूसरा मैंने बताया कि प्रशासन के सिद्धांत, ये प्रशासन का सिद्धांत जो कंसेप्ट है 1927 में आरंभ हुआ, जब विलोबी की पुस्तक आई थी, और उस पुस्तक में कहा गया था कि विज्ञान के समान प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। क्लियर है? तो 1927 से 1937 तक जितने विचारक रहे, सब लोगों ने प्रशासन के सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयास किया। तो प्रशासन के सिद्धांत और राजनीतिक प्रशासन विभागीकरण, ये दो आधार थे जिस पर लोक प्रशासन विषय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जैसे आप लोक प्रशासन का अर्थ के बारे में लिखते हो, लोक प्रशासन का प्रकृति के बारे में लिखते हो, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र के बारे में लिखते हो, तो ज्यादातर आपका उसमें फोकस क्या रहता है, पारंपरिक लोक प्रशासन ही रहता है। जब आप बोलते हो कि पोस्ट करो विचारधारा या फिर
विषय वस्तु विचारधारा और विषय क्षेत्र के संबंध में, प्रकृति के संदर्भ में एकीकृत विचारधारा और प्रबंधकीय विचारधारा, ये सब पारंपरिक लोक प्रशासन को ही फोकस रखकर डेवलप किया गया है। लेकिन जब आप आज इसको लिखे तो इन सब डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर उसका प्रकृति और विषय क्षेत्र बतलाएंगे तो ज्यादा सटीक और ज्यादा प्रासंगिक होगा। क्यों आप 2023 में आंसर लिख रहे हो और कंसेप्ट दे रहे हो 1887 या 1927-28 का, ये युक्ति संगत नहीं होगा। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो पारंपरिक लोक प्रशासन का जो मॉडल हुआ वो आप समझ लो वेवेरियन नौकरशाही मॉडल हुआ। नौकरशाही प्रतिमान मॉडल टाइप का हो गया, जिसमें कार्य अवैयक्तिक प्रकृति का होता था, नियमों के अनुसार निष्पादन होता था, निष्पादन पद सोपान पर बल दिया जाता है, कार्य विभाजन पर बल दिया जाता है, योग्यता प्रणाली पर बल दिया जाता है, आजीविका संरचना पर बल दिया जाता है, अनुशासन पर बल दिया जाता है, नियंत्रण पर बल दिया जाता है। तो ये लोक प्रशासन का जो पारंपरिक स्वरूप रहा उसमें इन्हीं सब चीजों पर बल दिया गया और इसका उद्देश्य दो था, दक्षता और मितव्ययता। तो पारंपरिक लोक प्रशासन दक्षता और मितव्ययता को केंद्र बिंदु पर रखकर डेवलप किया और पद सोपान कह सकते हो, कार्य विभाजन, समझ योग्यता प्रणाली, नियंत्रण, आर्थिक मानव, समझ रहे, फिर आप कह सकते हो अनुशासन, ये सब पर ज्यादा फोकस किया। क्लियर है? मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों तक रहा है अस्तित्व में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखते हो परिस्थितियां बदल गई और विश्व लोक मतलब हस्तक्षेपी राज्य का स्थान किसने ले लिया? लोक कल्याणकारी राज ने ले लिया, हस्तक्षेपी राज ने ले लिया। तो इस प्रकार पारंपरिक लोक प्रशासन पर टीका टिप्पणी आरंभ हो गया और फिर उसका स्थान किसने ले लिया? नौ लोक प्रशासन ले लिया। तो पारंपरिक लोक प्रशासन के बारे में मोटा मोटे आपको समझ में आ गया। अगर वुडरो विल्सन के विचार में लोक प्रशासन के बारे में बतलाना है तो क्या बतलाएंगे? वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के विषय में जो कुछ कहा है वो समझेंगे। जैसा कहा राजनीति प्रशासन दोनों अलग अलग है, प्रशासन विज्ञान है, प्रशासन पृथक व्यवसाय का क्षेत्र है, प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। ये सब वुडरो विल्सन के विचार हुए। और फिर पारंपरिक लोक प्रशासन क्या हुआ? तो पारंपरिक लोक प्रशासन हुआ वह लोक प्रशासन जो राजनीतिक प्रशासन, विभागीकरण और प्रशासन के सिद्धांत पर आधारित हुआ। 1887 से 1968 तक प्रत्यक्ष रूप से बना रहा, जिसे पद सोपान, कार्य विभाजन, आर्थिक मानव, नियंत्रण, अनुशासन इत्यादि पर बल दिया गया। विधि विन्यास पर बल दिया गया। समझ रहे? अंतर्मुखी स्वरूप पर बल, मतलब कह सकते हो इनर ओरिएंटेशन पर बल दिया गया और दक्षता और मितव्ययता को केंद्र बिंदु पर फोकस किया गया, रखा गया। दिस वाज द थिंग। नो कंफ्यूजन। जैसा अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां बदल गई हमारे, और फिर लोक कल्याणकारी राज अवधारणा आगमन की वजह से अमेरिका में भी लोक प्रशासन के स्वरूप बदलने की आवश्यकता पर दबाव बनना शुरू हो गया और इसी कारण अमेरिका में 9 लोक प्रशासन आया। तो 9 लोक प्रशासन जैसा कि आप जानते हो, इसके विकास में हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिर आप कह सकते हो मिनोब्रुक सम्मेलन 1 का तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो 1968 में आया था। क्लियर है? 9 लोक प्रशासन के जनक डिवाइट वाल्डो माने जाते हैं और जॉर्ज फ्रेडरिक्सन हुआ, मैरेनी हुआ, निग्रो हुए, ये सब इसके महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। 9 लोक प्रशासन जो है वह वर्चुअली जो है लोक प्रशासन का नया वर्जन हुआ जो लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में, अमेरिका के तत्कालिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में डेवलप हुआ है। और इसमें समता, सामाजिक समानता बोल सकते हो, न्याय या फिर कह सकते हो परिवर्तन, अभिग्राही, अभिविन्यास, प्रासंगिकता इत्यादि पर बल दिया गया है। क्या क्या चीज पर बल दिया गया है? पहला लिखो परिवर्तन, दूसरा प्रासंगिकता, तीसरा आप कह सकते हो अभिग्राही विन्यास, चौथा आप कह सकते हो सामाजिक समानता, मूल्य प्रणाली इत्यादि पर बल दिया गया है। यानी मोटा मोटी 9 लोक प्रशासन में प्रभावकारिता पर बल दिया गया है।
हमारे लोक कल्याण पर बल दिया गया है। समाज के कमजोर वर्ग, दुर्बल वर्ग जो अमेरिका में, उनके हितों पर बल दिया गया है और उन्हें समानता देने का प्रयास किया गया है। इस समय लगता है कि लोक प्रशासन को दक्षता पर फोकस नहीं करना है, कार्यकुशलता पर केवल फोकस नहीं करना है, मितव्ययिता पर केवल फोकस नहीं करना है, बल्कि समाज के जो मुद्दे हैं, समाज के जो चुनौती है, उसे भी एड्रेस करना है। समझ रहे हैं? तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखते हो नौ लोक प्रशासन उत्पत्ति हुआ है और यह जो है लोक प्रशासन का नॉर्मेटिव कंसिडरेशन हुआ, जो व्यवहारवाद के या जो है उसको छोड़कर जो होना चाहिए उसे अपनाने पर बल दिया गया है। देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आया आपको? तो 9 लोक प्रशासन के बारे में आप 5 पॉइंट बोल सकते हैं। या 9 लोक प्रशासन पारंपरिक लोक प्रशासन के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में आया। नंबर 2, यह लोक कल्याणकारी राज्य और अमेरिका के तत्कालिक परिस्थितियों को तत्कालिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सामने आया है। इसमें डिवाइड वाल्डो, फ्रेडरिक्सन, फिर कह सकते हो मैरनी इत्यादि महत्वपूर्ण विचारक है। इसमें प्रासंगिकता, मूल्य परिवर्तन, अभिग्राही और सामाजिक समानता पर फोकस किया गया है। समझ रहे हैं? इसका मानना है कि लोक प्रशासन को दक्षता और मितव्ययिता के अलावे समाज के संवेदनशील मुद्दों के प्रति क्या होना चाहिए? समाज के ज्वलंत मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो उसी संदर्भ में 9 लोक प्रशासन आया। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब 1980 के दशक में विश्वव्यापी स्तर पर परिवर्तन दस्तक देना आरंभ कर दिया था। समझ रहे हैं? जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, समझ रहे हैं, ईस्ट यूरोपियन की समाजवादी विचारधारा का पतन होना शुरू हो गया। सारे यूरोप के देश मिलकर यूरोपियन आर्थिक समुदाय बना रखा, नेफ्टा सेफ्टा जैसे नए आर्थिक समीकरण बनने लगे। तो जो समय ना आप देखते हो कि आर्थिक आधार पर जो एकीकरण का दौर शुरू हुआ, जिसका अगुवाई कौन कर रहा था? एलपीजी कर रहा था, जिसको उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण कहते हैं। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में 1992 में टेड गेवलर और ऑसबॉर्न की पुस्तक आई और उस पुस्तक का नाम क्या था? 9 लोक प्रबंध, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट था, जिसको हम बोलचाल में हम लोग रेगो कहते, रेगो RE मतलब री इन्वेंटिंग GO गवर्नमेंट। तो रेगो आंदोलन कहा गया उस समय अमेरिका में। उस समय बात कही गई कि हमें अच्छे शासन की जरूरत है, हमें अधिक शासन की जरूरत नहीं है। शासन हमारे समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने का माध्यम है। या तकनीक आज अपरास्कृत हो गया है और इसके जगह हमें क्या जरूरत है? बेहतर शासन अपनाने का। तो इसमें जो आप देखते हो 3 E's पर बल दिया गया, दक्षता पर भी बल दिया गया, मितव्ययिता पर भी बल दिया गया और प्रभावकारिता पर भी बल दिया गया। इस सिद्धांत के जो इस अवधारणा के पीछे माना जाता है कि लोक विकल्प उपागम और नव टेलरवाद प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। 9 लोक प्रशासन के समकालिक ही लोक विकल्प उपागम विकसित हुआ है। विंसेंट ऑस्टेम इसके प्रतिपादक है और भी कई लोग इसमें हैं, जिसकी मान्यता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन समय रहना को नौकरशाही प्रशासन का स्थान लेना चाहिए। कि नौकरशाही प्रशासन जो होता है वह एकाधिकारिक प्रशासन होता है, एकल प्रशासन होता है, जो समाज के विभिन्न आवश्यकता और प्राथमिकताओं को एड्रेस नहीं कर पाता है। इसलिए उसके जगह लोकतांत्रिक प्रशासन होना चाहिए। समझ रहे हैं? जो जनता को सेवाएं दे रहे हैं, अभिकरण, उनके बीच में क्या होना चाहिए? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। जनता को सेवा दे रहे हैं, मतलब तौर तरीकों में आर्थिक विचार विज्ञान का तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए, विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए और जनता को समझ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म हो। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है? संस्थागत बहुलवाद हो, यानी पब्लिक के पास एक से अधिक विकल्प हो ताकि वह अपनी आवश्यकता, प्राथमिकता के अनुसार वस्तुओं का चयन कर सके। तो लोक विकल्प उपागम और नव टेलरवाद क्या हुआ? नव टेलरवाद है
टेलर के विचारों का नया संस्करण कि तो प्रबंध के तौर तरीकों को लोक अभिशासन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि जो प्रबंध का तौर तरीका मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, प्राइवेट सेक्टर में इस्तेमाल होता है, उसे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में भी इस्तेमाल होना चाहिए कि निष्पादन में पुरस्कार का प्रणाली हुआ, जवाबदेही निर्धारित हुआ, तकनीक हुआ, ये सब निजी क्षेत्र से लिया जाना चाहिए। तो 9 लोक प्रबंध जो हुआ ना, मोटा मोटे कह सकते हो पारंपरिक लोक प्रशासन और 9 लोक प्रशासन दोनों का योग हुआ। ये सरकारी प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का योग हुआ। ये बाजार और राज्य दोनों का योग हुआ। समझ रहे हैं? यह कह सकते हैं आप एक मध्य मार्ग निकाला गया है जिसमें इसके भी तौर तरीकों को अपना के 3 E's पर बल दिया गया। 3 E's का मतलब क्या हुआ? संयमितव्ययता, दक्षता, प्रभावकारिता, तीनों। समझ। और प्रभावकारिता मतलब क्या हुआ कि समाज में उसका प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए, समाज में उसका परिवर्तन दृष्टिगोचर होना चाहिए। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो 9 लोक प्रबंध जब आप पढ़ते हो, जो मैंने अभी आपको तुरंत बतलाया कि ये कब आया है, यह आया है आपका 1992 में री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के प्रकाशन के साथ आया। इसी संदर्भ में डेविड ऑसबॉर्न और गैबलर का ही जो कहते हैं उद्यमशील सरकार अवधारणा भी दिया गया। और कई लोग मानते हैं कि दोनों एक ही चीज है, 9 लोक प्रबंध बोलो या उद्यमशील सरकार बोलो, दोनों बराबर है। उद्यमशील सरकार का मतलब क्या होता है? वह सरकार जो उद्यमी हो, वह सरकार जो नवाचार में विश्वास करे, वह सरकार जो जोखिम ले, वह सरकार जो परिवर्तनकारी हो, वह सरकार जो मिशन अभी उद्देश्य से काम करे, लक्ष्य के उद्देश्य से काम करे। तो उसी को हम लोग क्या नाम दिया है? उसका नाम हमने उद्यमशील सरकार कहा है। समझ रहे हैं? उद्यमशील सरकार का अवधारणा टेड गैबलर और ऑसबॉर्न दिया गया। इन्होंने उद्यमशील सरकार के 10 रूप बतलाए हैं। समझ रहे हैं? जो 9 लोक प्रबंध के जो उद्देश्य है, दर्शन है, उसे प्राप्त करने के लिए फोकस करता है। जिसमें किस चीज पर बल दिया गया है? इसमें बल दिया गया है आपका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर बल दिया गया है। जिसमें किस पे समझ रहे हैं? संस्थागत बहुलवाद पर बल दिया गया है, लोकतांत्रिकरण पर बल दिया गया है। समझ रहे हैं? मतलब लोक सेवाओं के निष्पादन में आर्थिक तौर तरीकों के अनुप्रयोग पर बल दिया गया है। समझ रहे हैं? फिर आप कह सकते हो राजनीति प्रशासन दिवाहीकरण को इसमें खारिज किया गया है, प्रशासन के सिद्धांत को इसमें खारिज किया गया है, अंतर्मुखी स्वरूप को इसमें खारिज किया गया है। तो उसी प्रकार जैसे आप देखते हो 9 लोक प्रशासन में कुछ एंटी गोल है, कुछ गोल है, उसी प्रकार क्या देखते हो 9 लोक प्रबंध में भी क्या है? कई गोल है और कई एंटी गोल है। तो एंटी गोल और गोल में क्या फर्क होता है बता सकते हो? एंटी गोल का मतलब हुआ जिसको आप खारिज कर रहे हो, और गोल का मतलब क्या होता है? जिसे आप प्राप्त कर रहे हो। तो जिसे आप प्राप्त कर रहे हो उसको हम गोल कहते हैं, और जिसको हम लोग खारिज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी गोल कहते हैं। तो इसे आप 9 लोक प्रशासन में क्या क्या एंटी गोल हुआ? तो एंटी गोल हुआ राजनीति प्रशासन दिवाहीकरण। 9 लोक प्रबंध में राजनीति प्रशासन दिवाहीकरण, पद सोपान हुआ, केंद्रीकरण हुआ, कह सकते हो विवेक सम्मत चिंतन हुआ, कह सकते हो कार्य का निर्वैयक्तिक प्रकृति हुआ, समझ रहे? लोचकता हुआ, आलोचकता हुआ, समझ रहे? अंतर्मुखी अभिविन्यास हुआ। ये सबको ये खंडित करता है, खारिज करता है, और इसके जगह पर यह किस चीज पर बल देता है? प्रबंध पर बल देता है, बाजार तौर तरीकों को अपनाने पर बल देता है, प्रतिस्पर्धा पर बल देता है, समझ रहे ना? निजी क्षेत्र के तौर तरीकों को अपनाने पर बल देता है, अनुशासन पर बल देता है, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग पर बल देता है। समझ रहे हैं? एकाधिकार के बजाय संस्थागत बहुलवाद पर बल देता है। समझ रहे हैं? तो 9 लोक प्रशासन 9 लोक प्रबंध में जो उद्यमशील सरकार के 10 स्वरूप क्या है? कि सरकार को उत्प्रेरक होना चाहिए, सरकार को समुदाय आधारित होना चाहिए, सरकार को प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, सरकार को लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, सरकार को परिणाम निर्देशित होना चाहिए, सरकार को अभिग्राही निर्देशित होना चाहिए,
सरकार को उद्यमशील होना चाहिए, सरकार को पूर्वानुमानी होना चाहिए, सरकार को विकेंद्रीकृत होना चाहिए, सरकार को बाजार अभिमुखी होना चाहिए। तो आप देखते हो कि सरकार का स्वरूप भी समय अंतराल में बढ़ता गया है। पारंपरिक लोक प्रशासन में सरकार हस्तक्षेपी था, नव लोक प्रशासन में सरकार हस्तक्षेपी और लोक कल्याणकारी हो गया, और नव लोक प्रबंध में सरकार क्या हो गया, उद्यमशील सरकार हो गया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो सरकार का स्वरूप भी बदलता रहा, राज्य का स्वरूप भी बदलता रहा है कालक्रम में। क्लियर है? तो नव लोक प्रबंध में स्टीयर पर बल दिया गया है, संचालन पर बल दिया गया है, खुद निष्पादन पर। नव लोक प्रशासन पर किस चीज पर बल दिया गया था? निष्पादन पर बल दिया गया था। और पारंपरिक लोक प्रशासन में क्रियान्वयन पर बल दिया गया था, और नव लोक प्रबंध में संचालन पर बल दिया गया। समझ रहे हैं? तो आप देखते हो कि अपने काम करना नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र, बाजार तंत्र इत्यादि के माध्यम से काम कराना है, और 3 E's को फोकस करना है, कार्यकुशलता, मितव्ययता और दक्षता। तो अगर आप मेरे से 5 पॉइंट बोले नव लोक प्रबंध के बारे में, तो मैं आप बतला सकते हैं नव लोक प्रबंध के बारे में 5 पॉइंट बतलाइए। तो पहला पॉइंट हुआ कि नव लोक प्रबंध 1992 में टेड गेवलर और ऑसबर्न की पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के प्रकाशन के साथ आया। नंबर 1, नव लोक प्रबंध को उद्यमशील सरकार भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी सरकार जो उद्यमी हो, जोखिमशील हो। नव लोक प्रबंध में अधिक शासन के बजाय बेहतर शासन पर बल दिया गया है। नव लोक प्रबंध में समग्र अर्थव्यवस्था और समाज को नियंत्रित करने में राज्य के बजाय बाजार और निजी क्षेत्र के तौर तरीकों पर ज्यादा बल दिया गया है। इसमें 3 E's पर बल दिया गया है, इकोनॉमी, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। या पारंपरिक लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रशासन दोनों के मूल्यों पर, या लोक विकल्प उपागम और नव टेलरवाद दोनों के मूल्यों पर आधारित है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि नव लोक प्रबंध अभी चल ही रहा था कि हम 21वीं सदी में जंप कर गए, और 21वीं सदी में जब हम यहाँ पर आए तो हमने महसूस किया कि जो नव लोक प्रबंध में अभिग्राही शब्द पर जो ज्यादा थ्रस्ट किया गया है, ग्राहक शब्द पर ज्यादा जो बल दिया गया है, ये नागवार लग रहा है कई लोगों को। कि आप जनता को अगर ग्राहक समझते हैं, जनता को अभिग्राही समझते हैं, तो फिर तो प्रतिस्पर्धा होगा, बाजारवाद होगा, विभेद व्यवहारात्मक व्यवहार होगा, चेहरा देख के आचरण किया जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये लोक प्रशासन के भावना के विपरीत है, क्योंकि लोक प्रशासन में या लोकतंत्र में सरकार सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है। सत्ता जनता के पास है, सरकार, जनता ने सत्ता दी है सरकार को। समझ रहे हैं? तो इसलिए सरकार अगर कोई जनता के लिए कुछ काम कर रही है, तो प्रशासन या अधिकार, सरकार उस पर उपकार नहीं कर रही है, बल्कि वो तो उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। तो वही इसी को संदर्भ में ध्यान में रखकर रॉबर्ट डेनहर्ट और जेनेट डेनहर्ट ने 2004 में 9 लोक सेवा उपागम आया। उसी समय 9 लोक अभिशासन भी अवधारणा आया था, जो उससे थोड़ा परिष्कृत है। 9 लोक सेवा उपागम, जिसमें स्टीयर पर बल नहीं दिया गया है, सर्व पर बल दिया गया है, सेवा पर बल दिया गया है, लोकतांत्रिकरण पर बल दिया गया है। इनका मानना है कि नागरिक बहुमूल्य है, समझ रहे हैं, और वह आपको अधिकार संपन्न कर रखा है। उसका आपसे सेवा लेना उसका अधिकार है, और उसे सेवा देना आपका कर्तव्य है। क्लियर है? तो आप देखते हो कि 9 लोक प्रबंध का जो तो हवा था, ज्यादा दिन नहीं चल पाया, और फिर इसका स्थान आज के तारीख में 9 लोक सेवा उपागम ले रहा है। उसी के प्रक्रम में अभी हम लोग है, और बहुत ही मतलब कह सकते हैं अनडिफाइंड मोड़ पर खड़े हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय कि आज के तारीख में अधिकार मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो गए। भारत में ले लो कि पिछले दिनों कितने लोगों को अधिकार देने का बात हुई, सूचना का अधिकार, जन शिकायत का अधिकार, सेवा का अधिकार, और कितने अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, तो खाद्य का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, अच्छे जीवन का अधिकार,
इस अच्छे व्यवहार का अधिकार, तो आज अधिकार मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं, और ये मुद्दे जैसे जैसे महत्वपूर्ण होते जा रहे, 9 लोक सेवा उपागम क्या होता जा रहा है, महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछे कि 9 लोक सेवा उपागम का 5 पॉइंट बतलाइए, तो क्या क्या मैं बतलाऊंगा, तो मैं बोलूंगा 9 लोक सेवा उपागम लोक प्रशासन का नया वर्जन है, जो 2004 में रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट के द्वारा प्रतिपादित हुआ, नंबर 1। नंबर 2, यह 9 लोक प्रबंध के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित हुआ। इसका मानना है कि नागरिक को अभिग्राही समझने से क्या हो सकता है, मतलब नागरिक का भेदभावपूर्ण व्यवहार होने की संभावना है। इसके अलावा 9 लोक प्रबंध में जवाबदेहिता पर कोई वर्कआउट नहीं है, जिसमें जवाबदेहिता पर वर्कआउट किया गया है, कि इसमें लोकतांत्रिकरण पर बल दिया गया है, इसमें अधिकार मुद्दे पर बल दिया गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? देयर इज नो कन्फ्यूजन। इसमें माना गया है कि जनता को आप न केवल जनता को न केवल आप बेहतर सेवा दे, बल्कि उन्हें अपना पक्ष रखने का, उन्हें अपना बातें मतलब पक्ष रखने का अधिकार दे, और उनकी उस पर तत्परता से कार्रवाई हो। तो 9 लोक सेवा उपागम आज के तारीख में ज्यादा इम्पोर्टेंट और धीरे धीरे अवधारणा ले रहा। अभी ये सिलेबस में जोड़ा नहीं गया है, इसलिए अभी इस पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं मिलेगा आपको। अब इधर देखिए विकासशील देश में, तो विकासशील देश में क्या है, जैसे भारत में जब तक औपनिवेशिक शासन रहा, या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक जब तक एशियाई अफ्रीकी देशों में औपनिवेशिक शासन था, तो शासन का स्वरूप पारंपरिक लोक प्रशासन जैसा ही था। राजनीति प्रशासन विभागीकरण तौर तरीका पर ही बल दिया जाता था, नियामकीय प्रशासन पर बल दिया जाता था, पुलिस राज्य पर बल दिया जाता था। समझ रहे नहीं सर? हस्तक्षेपी प्रशासन का स्वरूप, राज्य का, सरकार का स्वरूप था। ब्रिटिश काल में देखो ना, सरकार बहुत कम काम करती थी, उसका काम केवल संसाधन का दोहन करना और यहाँ कानून और व्यवस्था बहाल करना, ताकि ढंग से संसाधन लेकर इंग्लैंड ले जाया जाए और वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था को ताकत दी जाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास प्रशासन, तो विकास प्रशासन क्या है, विकास कार्यक्रमों का प्रशासन। यह मैंने बतलाया यूएल गैंट द्वारा डेवलप किया गया था। यह शब्द सबसे पहले यूएल गैंट द्वारा उछाला गया था, वैसे गैंट ने यूएल गोस्वामी द्वारा, और जॉर्ज गैंट को क्या कहा जाता है, विकास प्रशासन का जनक कहा जाता है। एडवर्ड वीडनर हुआ, रिक्स हुआ, जोसेफ ला पलमरा हुआ, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी हुए, ये सब इसके महत्वपूर्ण विचारक हुए। खास तौर पर एडवर्ड वीडनर और रिक्स का तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड वीडनर ने क्या कहा, विकास प्रशासन कार्योन्मुख और लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक प्रणाली, और रिक्स ने क्या कहा, विकास प्रशासन का मतलब विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, दोनों के बीच अंडे और चूजे के संबंध है। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। इसमें विकास को केंद्र बिंदु पर रखकर लोक प्रशासन का ताना बाना बुना गया। इसमें कृषि विकास, औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है। इसमें विकास का टॉप डाउन अप्रोच अपनाया गया है। इसमें लोक प्रशासन के नेतृत्व में विकास की बात की गई है। इसमें नौकरशाही के द्वारा विकास का बात की गई है। इसमें शासन द्वारा विकास कार्यक्रमों को चलाने और लोगों को अधिक जीवन बेहतर बनाने की संकल्पना पर बल दिया गया। क्लियर है? ये 1950 के बाद आप सकते हो आरंभ हुआ। क्लियर हुआ? लेकिन आप जैसे जैसे देखते हो कि विकास शुरू हुआ, और विकास के साथ साथ कई मायने में कई क्षेत्रों में विनाश भी देखने को मिलने लगा। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होने लगे। फिर इसका जो एकाकी स्वरूप था ऊपर से नीचे के तरफ, तो क्या हुआ, ऊपर डेवलपमेंट हो गया और नीचे क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। लोग भ्रष्टाचार बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया, विकास विरोधी अवधारणाएं आगे आने लगी, तो विकास विरोधी अवधारणा आने लगी। फिर आप देखो प्राइवेट सेक्टर्स हुए, सोशल सेक्टर्स हुए, जिनको शुरू में जगह नहीं दी गई थी, वे भी कालक्रम में डेवलप हो गए और विकास में भागीदारी की मांग करने लगे। क्लियर है? उसके बाद वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस ले लो,
सेल्फ हेल्प ग्रुप ले लो, समझ रहे हो, बाजार तंत्र, ये सबको समाहित करके एक नया कंसेप्ट बनाया गया जिसको विकास गतिकी कहते हैं। विकास एक डायनेमिक कंसेप्ट है, मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ, इसमें जो विकास गतिकी में हम लोग केवल विकास पर बल नहीं दिए, बल्कि इसमें हम समावेशी विकास पर बल दिए, सतत विकास पर बल दिए हैं। मतलब एक ऐसा विकास हो जिसमें विकास का लाभ सबसे नीचे तबके तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। इसे वो क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब क्या होता है, एक ऐसा विकास जो भविष्य की कीमत पर ना हो, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर हो, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हो, समझ रहे। तो आज विकास प्रशासन का स्थान विकास गतिकी ले रखा है, और इसमें हम विकास विरोधी अवधारणा को भी शामिल करते हैं, जो विकास का विरोध कर रहे हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद वगैरह को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विकास का अन्य के क्षेत्र में मतलब अविसंगति इसका महत्वपूर्ण वजह है कि विकास का लाभ सबको सही रूप में नहीं मिला। कुछ विकास का लाभ ज्यादा कमा लिया और कुछ को विकास पहुंचा ही नहीं, समझ, जिसको पहुंचा नहीं उनमें असंतोष बढ़ी, अवसाद बढ़ा और वो बंदूक उठा ली और आज विरोध कर रहे हैं। विश्व स्तर पर भी देखो तो आप देखो, कुछ देश बहुत डेवलप है, बहुत ज्यादा है, और एशिया, अफ्रीका और बहुत सारे ऐसे देश जहाँ बहुत अभी भी बहुत तरह की दिक्कत है, जो आज विरोध कर रहे हैं विकास का और दूसरा तरीका अपना रहे। तो विकास विरोधी अवधारणा को लेंगे, राज्य बनाम बाजार परिचर्चा को लेंगे, फिर आप कह सकते हो हम इसमें नौकरशाही के अलावे निजी क्षेत्र और बाजार तंत्र को, सोशल सेक्टर को शामिल करेंगे। फिर इसमें हम लोग उदारीकरण, वैश्वीकरण के मुद्दे को भी लेंगे। फिर इसमें हम लोग महिला सशक्तिकरण, स्व सहायता समूह वगैरह को भी इसमें लेकर वर्कआउट करेंगे। समझ, सिविल सेवा सक्रियता को लेंगे, मतलब कह सकते हैं नव स्थानिकवाद को लेंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये विकास गतिकी। तो विकास गतिकी और विकास प्रशासन में अंतर क्या है, अगर आपको कोई पूछे तो क्या बोलोगे, तो मैं बोलूंगा विकास प्रशासन 1950 के दशक में आया, विकास गतिकी 1990 और उसके बाद आया। विकास प्रशासन में टॉप डाउन अप्रोच पर बल दिया गया, विकास गतिकी में बॉटम अप अप्रोच पर बल दिया जाता है। विकास प्रशासन में नौकरशाही आधारित विकास की व्यवस्था और विकास गतिकी में हमारे बहुतंत्रीय विकास की व्यवस्था है। विकास प्रशासन में कृषि विकास और औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है, और विकास गतिकी में समावेशी विकास और सतत विकास पर बल दिया गया। समझ रहे थे, ये सब डिफरेंस है जो विकास प्रशासन में समझ रहे हैं। कह सकते हो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ऊपर से नीचे व्यवस्था आएगा, विकास पहुंचेगा रिश्ते हुए। लेकिन विकास गतिकी में सभी चीजों को अलग से एड्रेस करने और समुचित न्याय देने की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार आप देखते हो कि विकास प्रशासन भी आज नया स्वरूप में है, और लोक प्रशासन जो विकसित देश का वह भी नए स्वरूप में है। जब लोक प्रशासन का स्वरूप अपना लोकस और फोकस बदल रहा है तो उस परिस्थिति में कोई भी एक अस्थायी नजरिया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे थे, आप लोग प्रशासन का विषय क्षेत्र लिख रहे हो तो विषय क्षेत्र लिखते समय केवल इसी को फोकस मत करो, बल्कि इन सब को ध्यान में रखकर करो, इनको भी ध्यान में रखकर करो, तब बेहतर होगा। समझ रहे, आप लोग प्रशासन का महत्व लिख रहे हो तो केवल पारंपरिक लोक प्रशासन को मत देखो, बल्कि नौ लोक सेवा उपागम को भी केंद्र बिंदु पर रखकर उसका महत्व लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अभी आप देख रहे हो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं या थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कि नहीं करते। तो हम लोग मान लेते हैं जो थ्योरी है दो प्रकार का हो गया, एक थ्योरी जो नॉर्मल परिस्थिति में और एक थ्योरी जो एबनॉर्मल परिस्थिति में। क्लियर है। तो नॉर्मल परिस्थिति यानी समान परिस्थिति में तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ले लो, नौकरशाही सिद्धांत ले लो, ये सब समान परिस्थिति में विकसित हुआ सिद्धांत हुआ। क्लियर है। और अभी जो आज हम जहाँ हैं इसमें कंटीजेंसी थ्योरी आज जगह ले रहा है। क्लियर है। और आज के वास्तविकता देखा जाए 2020 में, जो अगर इसको सब्जेक्ट से बाहर आकर थोड़ा टॉपिक या समय को और फरमाए
तो आप क्या पाएंगे 2020 का जो समय रहा इतना अनिश्चितता का है, आज भी इतनी अनिश्चितता है कि कल क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। आज से करीब 3-4 महीना पहले कोई नहीं सोचे थे लोग कि जीवन ऐसे बदल जाएगा। अर्थव्यवस्था जो कभी आज तक रुका नहीं उसको रोक दिया जाएगा। समझ रहे हैं, आज सोशल सामाजिक ताना बाना फूट रहा है, निजी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र वगैरह सब बैठ गए हैं लगभग, अर्थव्यवस्था स्टाल हो गया। तो कुछ सोचा नहीं था इसके बारे में। तो अब जो आप मैनेजमेंट करो तो आप वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर मत करो, बल्कि प्रबंधन करो कंटीजेंसी थ्योरी के आधार पर। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, और आप उसके लिए तैयार रहो। अगर तैयार नहीं रहोगे तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन एक हुआ कि अगले दिन क्या खाएंगे, इस फितरत में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकल आए और सब कोई आवागमन का तौर तरीका न होने के कारण पैदल ही हजारों हजार किलोमीटर सड़क यात्रा शुरू कर दिया। देखा था आपने कितना बेबस स्थिति देखने को मिला। उसमें पता लगा कि विकास प्रशासन वास्तव में क्या कितना खोखला था। हमने इतने बड़े बड़े दावा किया, हमने ये किया वो किया, लेकिन जब हम अपने जनता को 2 जून रोटी की गारंटी नहीं दे सकते हैं, कल क्या खाएगा, कल उसकी व्यवस्था क्या, इसको सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो इस विकास का क्या मतलब हुआ। तो ये चीज जो है कि आज के तारीख में हमको जो मैनेजमेंट करना होगा वो कंटीजेंसी थ्योरी के हिसाब से करना होगा। तो आप जितने पैसा कमाए, जितने पैसा विकास में लगाए, सबको ध्यान में रखे कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, और उसी हिसाब से मैनेज करे तो संभवतः ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा प्रैग्मेटिक, ज्यादा बेहतर तौर तरीका डेवलप होगा। तो ये जो मैंने आपको झलक दिया, इससे कुछ आइडिया आपको मिला कि लोक प्रशासन क्या है। एक ही लोक प्रशासन, लेकिन उसका विकसित देश और विकासशील देश में रूप अलग अलग है, और ये समय अंतराल में बदलते रहा है। क्लियर है। तो आप जब आंसर लिखो, जब आप समझो, तो उसको अद्यतन और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में देख कर करोगे तो ज्यादा बेहतर व्याख्या कर पाओगे। समझ रहे, मैं इस टॉपिक को और भी आगे बढ़ाऊंगा समझ रहे समय अंतराल में, और फिर यूपीएससी सिलेबस को मैं आगे फोकस करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप इसको सुनना, समझना, और जहां कहीं आंसर में कहीं कुछ भी गुंजाइश बनता है गुणवत्ता सुधार का, जरूर करना। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।